नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश किया धन्यवाद प्रस्ताव। सीएम ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आभार किया व्यक्त, रखा विकास का रोड मैप। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष का सरकार पर हमला। खटीमा जमीन मामले और स्मार्ट मीटर को लेकर उठाए सवाल। पंचायत चुनाव आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप। रामनगर के पीएनजीपीजी महाविद्यालय में युवा आकांक्षा कार्यक्रम में हरीश रावत शामिल। युवाओं से संवाद। मंदिर प्रवेश रोक और गैस संकट पर सरकार पर साधा निशाना। रुद्रप्रयाग होटल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। महिला की गला दबाकर हत्या के आरोप में हरियाणा के 2 युवक गिरफ्तार। सीसीटीवी और सर्विलांस से आरोपितों तक पहुंची पुलिस। और रुड़की के भगवानपुर में बिजली विभाग की गाड़ी से लाखों रुपए चोरी। नाबालिगों ने शीशा तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने कुछ बच्चों को लिया हिरासत में। गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने सदन में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आभार व्यक्त किया। प्रदेश के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देते हुए भविष्य का रोड मैप साझा किया। बजट सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद दिया गया। केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि लगभग हमारी 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और राज्य के समग्र विकास के लिए हमारा एक अर्थ का संकल्प है, हमारा विजन है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस बजट के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग के बीच एक संतुलन स्थापित करने के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास भी, विरासत भी केंद्र को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। इस बजट में मातृशक्ति का सम्मान भी है, अन्नदाताओं का कल्याण भी है, युवाओं का उत्थान भी है, विज्ञान और नवाचार का संगम भी है, संस्कृति का संवर्धन भी है तथा उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने का संकल्प भी है। गैरसैंण में विधानसभा भवन में बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने एक अनूठी पहल की। उन्होंने सुबेर सोसाइटी के 9 अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को सदन की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान बच्चों ने जाना कि किस प्रकार जनप्रतिनिधि प्रदेश के विकास के फैसले लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि यह सोसाइटी पिछले 2.5 वर्ष से अनाथ बच्चों की शिक्षा और देखभाल कर रही है। साथ ही वात्सल्य योजना के तहत इन बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। सोसाइटी के अध्यक्ष ने इस प्रेरणादायक अवसर के लिए आभार जताया। जैसे देख रहे हैं सुबेर सोसाइटी के नवीन प्रकाश जो कि एडवोकेट हैं और बहुत सारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एडवोकेट नवीन प्रकाश ने एक बहुत ही सुंदर एनजीओ सुबेर करके खोला है, ये सुबह हो रही है और इसमें उन्होंने ऐसे बच्चों की जिम्मेवारी ली है जिनके या तो दोनों माँ बाप नहीं हैं या एक या माँ या पिता नहीं है। वो उनकी देखभाल करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, ये देखने को सुनिश्चित करते हैं कि उनके घर में उनकी देखभाल ठीक से हो रही है। आप जैसे जानते हैं वात्सल्य योजना के तहत हमारी उत्तराखंड सरकार ने बच्चों को जो जिनके दोनों माँ बाप नहीं है 4,000 पर मंथ देती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि करना आसान नहीं होता है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सुबेर के नवीन प्रकाश को। रामनगर के पीएनजीपीजी महाविद्यालय में आयोजित युवा आकांक्षा कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं को समझा। मीडिया से बातचीत में हरीश रावत ने मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के मुद्दे को केवल भाजपा का प्रचार तंत्र बताया। उन्होंने गैरसैंण विधानसभा भवन को बारात घर बनाने के बयान पर तंज कसते हुए इसे जन भावनाओं का अपमान करार दिया।
साथ ही रामनगर और नैनीताल में गहराते गैस संकट पर सरकार से तुरंत सक्रिय होने की मांग की। हर की पैड़ी में पहले से ही एक प्रोटोकॉल स्थानीय लोगों ने बना करके रखा है, बल्कि मुसलमान भाई जो है एक दूरी के बाद नहीं जाते। ये सब जो है ये भाजपा के प्रचार तंत्र का एक हिस्सा है और उससे हमारी छवि को, सनातन की जो उदार छवि है, सहिष्णुता की छवि है, सबको साथ लेकर के समायोजित करके आगे बढ़ने की छवि है, उसको डेंट कर रहे हैं, उस पर चोट कर रहे हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि इससे वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों की उदार छवि पर चोट कर रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट लंबे समय से यहां पर जानवरों के वध के लिए स्लॉटर हाउस निर्माण और चिकित्सकीय परीक्षण की मांग की जा रही है ताकि जनता को स्वस्थ पशु का मांस उपलब्ध हो। मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर नगर पालिका लोहाघाट के द्वारा लोहाघाट की मीट मंडी के पास स्लॉटर हाउस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। नगर पालिका लोहाघाट के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर की मीट मंडी के पास स्लॉटर हाउस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्लॉटर हाउस में ईटीपी संयंत्र निर्माण की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जल्द ही ईटीपी प्लांट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। लगभग जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। बाकी वहाँ एक अभी ईटीपी प्लांट लगना है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी उस स्लॉटर हाउस को संचालित करने में गंदगी निकलेगी वो उस प्लांट के जरिए ही निस्तारित होगी, जिसको स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान है और शीघ्र ही उसको स्थापित कर दिया जाएगा। स्थापित करते ही उसका सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। इसका फ़ायदा यह होगा कि जो अभी तक जो पशुओं के ओपन रूप से कटते थे वो एक वैज्ञानिक तरीके से कटेंगे और उसका जो एक्सक्रीटा निकलेगा उसका अच्छे से वैज्ञानिक रूप से निस्तारण हो पाएगा। रुद्रप्रयाग में होटल में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार हरियाणा के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला और आरोपितों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपितों तक पहुंचकर उन्हें पकड़ लिया। 8 बजे कोतवाली रुद्रप्रयाग में एक सूचना प्राप्त होती है कि गैलेक्सी होटल रुद्रप्रयाग में एक महिला बेहोश हालत में मिली है, जिसके सूचना मिलने पर हमारे द्वारा तत्काल महिला को उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर मृतका को मृत घोषित किया गया, काजल को मृत घोषित किया गया। इसके उपरांत हमारे द्वारा जब इसमें जानकारी इकट्ठा करके तस्दीक किया गया तो मृतका की पहचान काजल पुत्र पप्पू जिला कुरुक्षेत्र निवासी के रूप में हुई थी और ये पता चला कि उसके साथ 2 अन्य लोग भी यहाँ पर आए थे, जिनकी पहचान अरुण और अक्षय के नाम पर हुई थी, जो दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। हमारे द्वारा ये पता चला कि काजल और अरुण दोनों पति पत्नी के रूप में पिछले 4 साल से रह रहे थे। उनका पूर्व में भी एक बच्चा था और दोनों परिवार वालों को जानकारी थी कि ये एक साथ रह रहे हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। हमारे द्वारा लगातार इनका पीछा किया जा रहा था टेक्निकल और मैनुअल सर्वेलेंस के द्वारा और हमारी टीम को इसमें सफलता हाथ लगी थी। 10 तारीख को थाना चीका पटियाला रोड से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। रुड़की के भगवानपुर में विद्युत विभाग की गाड़ी से लाखों रुपए की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को नाबालिग बच्चों ने अंजाम दिया। विभागीय कर्मचारियों ने बिजली कनेक्शन के पैसे गाड़ी में रखे थे, तभी बच्चों ने ईंट मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा और नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने कुछ नाबालिगों को डिटेन किया है और उनसे पूछताछ की। एसडीओ ने बताया कि मामले की तहरीर पुलिस को दे दी गई है और जांच की जा रही है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। हमारे जज है विनीत कुमार भगवानपुर के, इनकी गाड़ी में जो कैश कलेक्शन का पैसा रखा हुआ था, कुछ शरारती तत्व थे बच्चे, जो जैसे सीसीटीवी कैमरे में पता चला है, उन्होंने पैसे चुराते हुए दिखे हैं। तो इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस में तहरीर दे दी थी हमने कल ही, जो भी जब कार्रवाई होगी हम उसके साथ पुलिस के साथ। अच्छा सर, यही सब मौजूद नहीं थे, यही सब 2 कंट्रोल रूम में थे और बैंक बंद था, इसलिए गाड़ी बंद रखे थे। बैंक अगर खुला होता तो दिन में पैसे जमा हो जाते हैं। अच्छा, वो तो जांच का विषय, पुलिस जांच करती है। विकासनगर में उप प्रभागीय वनाधिकारी के साथ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।
वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है, जबकि अन्य आरोपितों की पहचान की जा रही है। पुलिस के अनुसार 27 फरवरी 2026 को उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी चक्राता वन प्रभाग राजीव नयन नोटियाल ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि वो कालसी कार्यालय से लौट रहे थे, तभी हरिपुर पार कर बाड़वाला क्षेत्र में यमुना नदी की ओर जा रहे एक डंपर का वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उनके साथ मारपीट करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली। मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया। सत्र के दौरान विपक्ष ने जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खटीमा में 125 एकड़ जमीन और फसल से जुड़े मामले पर सरकार के जवाब को असंतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार के बिना किसानों को सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। विपक्ष में स्मार्ट मीटर और पंचायत चुनाव में आरक्षण की गड़बड़ियों का मुद्दा भी सदन में प्रमुखता से उठाया और सरकार से तुरंत सुधार करने की मांग की। 125 एकड़ जमीन को जिसकी फसल को जोत दिया गया उसमें सरकार के मुंह में दही जम गया, कोई जवाब नहीं दे पाई है। इसके अलावा आज हम सब लोग भूमिधरी अधिकार को लेकर, क्योंकि एक आम आदमी की सबसे जरूरतमंद चीज है, एक किसान की जरूरत है, क्योंकि भूमिधरी अधिकार नहीं है तो सरकारी लाभ नहीं मिलते, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए भूमिधरी अधिकार सबको दिया जाए। जो जमीन पर बैठे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं उसके लिए। उसके अलावा हम पुलिस के ग्रेड पे पर बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर पे जो बढ़कर बहुत बिल आ रहा है उस पर बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण फर्जी तरीके से दिए गए हैं, जो आरक्षणों में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी है उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो जनहित से जुड़े मुद्दों पर हम लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन पर सुधार करे, लेकिन सरकार न तो जवाब देकर संतुष्ट है और न सुधार करके। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विकासनगर में मंगलवार सुबह ट्रक यूनियन के पास 2 कारों की भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से वाहनों को हटवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद चालकों में काफी देर तक विवाद होता रहा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक देहरादून में कैनाल रोड कार्यालय में समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी 4 धाम यात्रा सत्र 2026-27 को ध्यान में रखते हुए लगभग 121 करोड़ से ज्यादा का अनुमानित बजट पारित किया गया। साथ ही श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में बद्रीनाथ धाम के लिए लगभग 57 करोड़ 47 लाख रुपए और केदारनाथ धाम के लिए करीब 63 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया। प्रस्तावित आय के सापेक्ष लगभग 99 करोड़ 45 लाख रुपए का व्यय निर्धारित किया गया। मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने वित्तीय बोर्ड बैठक के अनुपालन आख्या प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2026-27 का बजट रखा। आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। धाम में आने के लिए किसी के लिए कोई वो नहीं है, प्रतिबंधित नहीं था अभी तक। अभी देख रहे हैं कि वहां पर आते हैं लोग, बहुत सारे लोगों को आते हुए देखा, वो फिल्म बना रहे हैं। कौन है क्या है, उनको जो मंदिर के प्रवेश अंदर नहीं जाते हैं और बाहर जो है कई प्रकार के कृत्य होते हैं, हमने देखा है। इसके लिए
जो आस्था की से लोग हजारों हजार किलोमीटर दूर से चल करके आ रहे हैं, उनकी आस्था पे ठेस पहुंचता है। इसके लिए ये निर्णय लिया गया और उसके लिए भी एक हमने सीमा तय की है कि कितने क्षेत्र में हम प्रतिबंध करेंगे। सर किस तरह की सीमाएं क्या है, मतलब ये? देखिए, जो प्रवेश द्वार है हमारा और जो प्रांगण है, उस प्रांगण से ही हम प्रतिबंधित करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। यदि भविष्य में कोई प्रस्ताव आता है तो सभी हितधारकों और मंत्रियों से चर्चा कर इसके बाद ही गंभीरता से निर्णय लिया जाएगा। धामी ने कहा कि सरकार धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में फैसला लेगी। सरकार के पास नहीं आया, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की आंच अब उत्तराखंड में भी नजर आने लगी है। चंपावत जिले में जहां व्यावसायिक सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह बंद हो चुकी है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर मिलने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के लोहाघाट स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम के इंडियन गैस एजेंसी कार्यालय में बुधवार सुबह से ही रसोई गैस लेने के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ लग गई। साइट बंद होने से रसोई गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है और इसके कारण उपभोक्ताओं को घरेलू रसोई गैस नहीं मिल पा रही है। की स्थिति तो अभी ठीक नहीं है, कॉमर्शियल आ नहीं रहा अभी, बट ये है आपको घरेलू सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है। घरेलू सिलेंडर में आप बुकिंग कराइए, 25 दिन बाद बुकिंग होगी, उसके बाद आप डीएसी कोड दीजिए और ले जा सकते हैं। तो ये इनका बुकिंग नहीं हो पा रही है। बुकिंग नंबर जो IVRS नंबर है वो डाउन चल रहा है, इस वजह से बुकिंग होने में दिक्कत आ रही है। बट ये है कि पीक आवर्स में नहीं हो पाती, बाकी बुकिंग हो सकती है आपकी। चली आ रही है अब तक वैसी है, लेकिन वहाँ कॉमर्शियल नहीं भरते हैं गाड़ी में, केवल कॉमर्शियल मतलब कह रहे हैं अभी नहीं जाएंगे, जब तक लड़ाई का संकट है तब तक नहीं जाएंगे। और मतलब जो इंडियन छोटे वाले 14 किलो वाले सिलेंडर है वही भर रहे हैं बस। अभी हम लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं, कल भरी थी गाड़ी, आज पहुँच गई। सभी एजेंसियों में यही हो रहा है अभी तक। घरेलू को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएसी के प्रॉब्लम यहाँ पे एजेंसी ट्राई कर रहा था उनकी बुकिंग के लिए, तो वो नंबर लग नहीं रहा था, तो मैं परेशान हुआ। तो मैं यहाँ आया था, तो मैंने उनसे पता किया, तो वो सर्वर बिजी की वजह से नंबर लग नहीं पा रहा है। और कुछ पैनिक भी हो रखा है कि आज न्यूज़ चैनल की देखते हुए तो आदमी एक सिलेंडर भरा हुआ भी है तो दूसरा सिलेंडर भराने की कोशिश कर रहा है, जिससे यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई है एकदम से। और आदमियों में पैनिक लेने की वजह से थोड़ा सा सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है, इनका सर्वर डाउन चल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मीडिया से बात की और कार्य मंत्रणा पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि कार्य मंत्रणा की बैठक ये तय करती है कि सदन में किस प्रकार का काम होगा और क्या कार्यसूची रहेगी। बैठक में निर्णय होने के बाद ये कार्यसूची सदन में पढ़ी जाती है और फिर सदन ये तय करता है कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा तय किए गए प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। कार्य मंत्रणा की बैठक तय करती है कि क्या कार्यसूची रहेगी, किस तरह का कार्य सदन में होगा। कार्य मंत्रणा की बैठक जब तय कर लेती है उसके बाद उसे मैं वहाँ पढ़ती हूँ और उसके बाद सदन जो है वो तय करता है कि हम इस जो कार्य मंत्रणा में तय हुआ है उसको हम आगे लेकर जाएंगे कि नहीं। तो ये जो सदस्य होते हैं कार्य मंत्रणा में उनके द्वारा ये सूची बनाई जाती है। गैरसैंण में भराड़ी मुद्दों को लेकर हमला बोला। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि विपक्ष के विधायकों को सदन में जनहित के मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। साथ ही कर्णप्रयाग से गैरसैंण तक सड़कों की खराब स्थिति पर भी सरकार से जवाब मांगा। आप देखिए जिस तरह से स्पीकर महोदय का रवैया है वो तमाम दिख रहा है कि सरकार के दबाव में काम किया जा रहा है। विपक्ष के 22 विधायक की आवाज़ दबाई जा रही। अरे हम लोगों को लोग चुन के भेजते हैं,
प्रदेश की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता चाहते हैं हमारे विधायक विधानसभा में हमारी समस्याएं उठाए, उसके निदान के लिए काम करे, सरकार जवाब बनाए। लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही। हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, साल में 60 दिन विधानसभा चलती है, 28 दिन की विधानसभा। ये सरकार 4.5 साल में 32 दिन विधानसभा चलाने नहीं दी गई, और उसमें भी जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है उस अकाउंटेबिलिटी से सरकार भाग रही है। ये सरकार इस प्रदेश को उस रास्ते पे ले जा रही है जहां बर्बादी है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।